नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने भागों के नाम और उनके कौन कौन से अनुच्छेद शामिल हैं उनकी चर्चाएं हमने पिछली कक्षाओं में कर ली हैं। अब हम भारतीय संविधान का पूरा एक एक आर्टिकल वाइज अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं और इसमें साथ में जो 12 अनुसूचियां हैं, सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी प्रस्तावना से। कोई भी बुक के अंदर यदि कोई पार्ट की भी शुरुआत होती है तो वो प्रस्तावना से होती है। उस प्रस्तावना में उस पूरे चैप्टर का यानी पूरे पार्ट का विश्लेषण आ जाता है, यानी इस पार्ट में क्या बताया जाएगा इसके बारे में उसकी शुरुआत में ही लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अंदर क्या कहा गया है, भारतीय संविधान क्या चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको सबसे पहले प्रस्तावना में ही लिख दिया गया है। इसी वजह से क्या उद्देश्य है, इसी वजह से इसको नाम उद्देश्य का भी है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है वो यहाँ लिख दिया गया है। जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रही हैं हर एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता है, और सबसे कम यदि हम इसका मैटर देखें तो सबसे कम यानी 1 पेज का मैटर आता है उसमें। पूरी प्रस्तावना को पढ़ेंगे और शॉर्ट में बनाएंगे तो केवल 1 पेज का ही कार्य होगा। उनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो क्यों ना हम अपना एक क्वेश्चन तैयार कर लें इससे। तो प्रस्तावना शुरू करने से पहले देख लें कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से आई। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा की जब बैठक हुई तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान के अंदर जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि उद्देश्य क्या रहेगा, हमारी संविधान सभा जो बनी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताया गया था। और इस उद्देश्य से ही अपनी ये प्रस्तावना निकली हुई है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था संविधान सभा ने। तो हमारे संविधान की इस प्रस्तावना का जो इतिहास है वो यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू होता है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से संविधान बनाएंगे, संविधान में क्या क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में शॉर्ट में लिखा गया था। और उसको संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। इसी से फिर बाद में ये प्रस्तावना बनी है। अब प्रस्तावना में ये जो लगभग 10 लाइन हैं वो हूबहू याद होनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम आते हैं उनमें से ये क्वेश्चन इसी में से कोई ना कोई शब्द पूछ लिया जाता है, तो इसकी एक एक लाइन और एक एक शब्द का हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनको याद करने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना क्या है। तो शुरुआत होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। ये जो शब्द लिया गया हम भारत के लोग, ये शुरुआत हुई थी अमेरिका का जो संविधान लिखा गया था सबसे पहले, उसमें इस शब्द का यूज किया था कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। तो इसकी भाषा वहां से ली गई है, हम भारत के लोग। आगे लिखा गया भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को अब देखो एक एक चीज पढ़ते जाते हैं साथ साथ में। हम भारत के लोग, ये अमेरिका के संविधान में शुरुआत में लिखा गया था, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितनी न्याय बता दी? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय हो गई, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, नहीं, एक प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी है इसमें। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी
को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। यह है पूरी प्रस्तावना। यह शब्द से पूरी याद होनी चाहिए। यदि यह पूरी याद होगी तो क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं है। इसी को घुमा फिरा के पूछा जाता है। यदि याद है तो हम आराम से इसको पढ़ के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो देखो, इसमें कुछ बातें मोस्ट हैं, उनकी चर्चा कर लें। शुरुआत में एक तो है हम भारत के लोग। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्रस्तावना में भारत कितनी बार प्रयोग किया गया है। भारत शब्द कितनी बार आया है? भारत शब्द 2 बार आया है। कितनी बार आया है? भारत। एक तो ये पूछ लिया गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारत कितनी बार आया हुआ है। तो ये भी याद हो तो कोई मोस्ट क्वेश्चन नहीं है वैसे, लेकिन याद है तब तो सही हो जाएगा। याद नहीं है ये प्रीएम्बल तो गलत हो जाएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, कुल कितनी स्वतंत्रताएं हैं। तो इसमें स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितनी स्वतंत्रताएं होगी? 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। इनका क्रम पूछा हुआ है कि संविधान में जो प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, इनका क्रम किस प्रकार से है। तो इन्हीं को आगे पीछे लिखा हुआ है। तो चाहे आप कितना ही पढ़े हुए हैं, यदि याद नहीं है ये तो इनका क्रम याद नहीं रहेगा, और याद होने पर क्रम आराम से याद हो जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में पूछा गया है कि न्याय कितनी प्रकार की है। यहां देर का न्याय, ये रहा। न्याय कितने प्रकार की है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितनी प्रकार की दे रखी है? 3 है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके बाद में और जो मोस्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इस संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। ये तो है तारीख सबको याद है, लेकिन तिथि पूछी जा सकती है। ये मार्गशीर्ष माघ शुक्ल सप्तमी, माघ की चांदनी सातें, माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 में। यह भी याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन बनता है ये। विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसमें जो मूल संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्दों को छेड़ा गया है, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं देखते हैं। एक तो है यहां पर समाजवादी, यह शब्द बाद में जोड़ा गया है। एक पंथ निरपेक्षता और एक अखंडता, ये 3 शब्द बाद में 42वां संविधान संशोधन, उन्नीस 1946 के द्वारा जोड़ा गया है। संविधान की मूल प्रस्तावना थी, उसमें ये 3 शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है, उसमें जोड़ी गई है ये। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था। यह क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है कि मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता और एक लोकतांत्रिक शब्द दे दिया जाता है। इनमें से कोई सा और शब्द भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन है कि मोस्ट बनता है। अब इन प्रत्येक का शब्दों का पूरा विश्लेषण हम करेंगे। इसके लिए अब आगे देखो, सबसे पहले नाम इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग।
इसका मतलब है कि जो संविधान बना है, उनको जो प्रतिनिधि बैठे हैं संविधान में, संविधान सभा के सदस्य हैं, उनके पीछे शक्ति किसकी है? जनता की शक्ति है, यानी भारत के लोगों की शक्ति है। संविधान बन रहा है, उसके पीछे किसकी पावर है? वो है भारत के लोग। हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों के द्वारा, यानी भारत की जनता की शक्ति संविधान को, संविधान सभा को मिली हुई है। हम भारत के लोग, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की शक्ति का, ये संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? तो है भारत की जनता। एक ये पूछा हुआ है क्वेश्चन कि संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो भारत शब्द 2 बार आया है। हम भारत के लोग, भारत को आगे कहीं भारत नहीं दे रखा है, 2 लगातार ही दे रखे नाम। उसके बाद में हम भारत के लोग, भारत को एक स्वतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है संप्रभु है। संप्रभु देश वो देश होता है जो आंतरिक रूप से देश के अंदर कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और बाहरी रूप से यानी दूसरे देश के किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाने में भी कोई बाहरी देश या कोई विशेष रूप से विदेशी शक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। यानी भारत है वो पूर्ण रूप से संप्रभु है, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। एक होता है डोमिनियन स्टेट, उपनिवेश बोलते हैं, और एक होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उपनिवेश होता है उसकी विदेशी नीतियां होती हैं वो दूसरे देश के द्वारा तय की जाती हैं, खुद नहीं तय करता। जबकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होता है वो सारे निर्णय, विदेशों से संबंध हो चाहे देश के अंदर के संबंध हो, वो सारे कौन तय करता है? देश खुद करता है। यानी इंडिया है वो संपूर्ण प्रभुत्वशाली देश है। अब भारत जब राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, तो उसमें लग रहा था लोगों को कि ये इंग्लैंड की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, जबकि भारत ने इंग्लैंड, ये राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ग्रहण की है, किसी के दबाव में आकर नहीं ग्रहण की गई है। तो इससे इसके प्रभुता पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी भारत की क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। एक एक शब्द का विश्लेषण करते जा रहे हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, 2-3 शब्द लिख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इनका सभी का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये कहां लिखे हुए हैं? देखो ये रहा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए, यहां से ये शब्द हमने ले रखे हैं। तो इनका देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व यानी आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होना, किसी दूसरे देश की अधीनता स्वीकार नहीं करना। दूसरा आगे देर का समाजवादी, देखो ये शब्द है समाजवाद। एक होता है समाजवाद और इसका विपरीत शब्द होता है पूंजीवाद। समाजवाद में उत्पादन और वितरण के जो साधन होते हैं वो समाज के अंडर में यानी सरकार के अधीन होते हैं। जो भी उत्पादन के साधन है, फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं, वो सारे सरकार के अंडर में होते हैं। और पूंजीवाद होता है उसमें जो भी उत्पादन और वितरण के साधन होते हैं वो निजी होते हैं, यानी पूंजीपतियों के होते हैं, वो सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। तो भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया है? अब समाजवाद का जो वास्तविक मॉडल है वो तो यह है कि सरकार का नियंत्रण होता है, उत्पादन और वितरण के जो भी संसाधन होते हैं, जैसे भूमि है, भवन है, और भी जैसे फैक्ट्रियां हैं, ये खनन है, इन सभी पर सरकार का नियंत्रण होता है। और पूंजीवाद के अंतर्गत समाजवाद का उल्टा होता है पूंजीवाद, इसमें सभी का नियंत्रण निजी होता है, यानी पूंजीपतियों का होता है। भारत ने कौन सा तरीका अपनाया है? भारत ने जो समाजवाद अपनाया है वो पूर्ण समाजवाद नहीं है, यानी साम्यवाद नहीं है। इसको बोलते हैं, जो भारत ने अपना रखा है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी गांधीवादी समाजवाद, गांधी जी का समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद जिसको हम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं और कुछ निजी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें।
मिश्रित अर्थव्यवस्था किस प्रकार से? समाजवादी देश होते हैं उसमें जो स्कूल होते हैं वो सारी सरकारी होती हैं, एक भी प्राइवेट स्कूल आपको नहीं मिलेगी जो भी समाजवादी यदि वास्तविक समाजवाद जहाँ पर है। और पूंजीवादी देश जो है वहाँ पर सरकारी स्कूल आपको नहीं मिलेगी, यानी स्कूल भी समाजवाद में सरकारी, हॉस्पिटल भी सरकारी, बस भी सरकारी, ट्रेन भी सरकारी। और यदि पूंजीवाद है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें निजी होंगी, स्कूल भी प्राइवेट होगा, हॉस्पिटल भी प्राइवेट होगा, और बस भी प्राइवेट चलेंगी, ट्रेन भी प्राइवेट ही चलेंगी, हवाई जहाज भी प्राइवेट ही होगा। लेकिन भारत में क्या किया गया है, ये जो समाजवाद अपनाया है भारत में, इसमें मिश्रित रूप से अपनाया गया है, यानी कुछ कार्य सरकार के हैं और वो ही निजी भी साथ में चल रहे हैं। जैसे स्कूलें प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं, हॉस्पिटल प्राइवेट भी बना रखे हैं और सरकारी भी बना रखे हैं, बस रोडवेज की गवर्नमेंट की भी चलती हैं और प्राइवेट बसें भी चलती हैं। यानी भारत में जो समाजवाद अपनाया गया है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला समाजवाद। ये पूर्ण समाजवाद जो कार्ल मार्क्स के द्वारा तय किया गया था वो समाजवाद नहीं है। इस प्रकार के समाजवाद को बोलते हैं गांधीयन समाजवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद। ये शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। पहले ये शब्द संविधान में, इस प्रस्तावना में नहीं था। अगला आता है पंथ निरपेक्षता। यह भी संविधान में बाद में जोड़ा गया है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत किया गया था उस टाइम। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता एक अलग शब्द बनता है थोड़ा, तो ज़्यादातर पंथ निरपेक्ष यूज किया जाता है। पंथ यानी जो पूजा पद्धति होती है उसको पंथ बोलते हैं। यानी राज्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है धार्मिक राज्य, एक होता है धर्म विरोधी राज्य, और एक होता है धर्म या पंथ निरपेक्ष राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य। भारत इनमें से कौन सा है? देखो, धार्मिक राज्य वो होता है जिसका एक विशेष धर्म होता है, जैसे पाकिस्तान या जो कंट्री अरब कंट्रियों में है, सऊदी अरब, इनका एक विशेष धर्म है, यानी वही उनका राजकीय धर्म होता है, वो इसके देश का धर्म होता है। एक होता है धर्म विरोधी, यानी ये किसी धर्म को महत्व नहीं देते हैं, ना तो उनको पनपाने में काम करते हैं, ना ही उनका कोई हेल्प की जाती है। एक होता है धर्म निरपेक्ष, यानी ये धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है, धर्मनिरपेक्ष देश वो होता है जिसमें किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। जितने भी धर्म रहते हैं उस देश में उन सभी को बराबर महत्व दिया जाता है, और उनकी यदि कोई सहायता करनी हो तो सभी धर्मों की बराबर सहायता की जाती है। इस प्रकार से भारत में जो अपनाया गया वो पंथ निरपेक्ष इस प्रकार से है कि ना तो ये धर्म विरोधी है और ना ही धार्मिक है, सभी धर्मों को यहाँ समान महत्व दिया जाता है। और आर्टिकल जो 25, 26, 27, 28 इसमें दे रखा है, ये सभी धर्मनिरपेक्ष के ही अंतर्गत आते हैं। तो जरूरी नहीं कि ये धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान में बाद में तय की है। आर्टिकल जो 25 से लेकर 28 तक दे रखा है उनमें पहले से ही धर्मनिरपेक्षता आपको दिखाई देगी। मूल अधिकार पढ़ेंगे उस टाइम इसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। अगला आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शासन का एक तरीका होता है जिसमें जनता की भागीदारी शामिल होती है। लोकतंत्र भी 2 तरीके का होता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। तो भारत ने जो अपना रखा है वो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र अपना रखा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसमें काम में नहीं लिया जा रहा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड जैसे देशों में कई जगह ले रखा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसमें काम में नहीं लिया जा सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे उसमें रिकॉल की सुविधा होती है, चुने हुए प्रतिनिधि को वापस लिया जा सकता है, रेफरेंडम की व्यवस्था होती है, इनिशिएटिव की व्यवस्था हो सकती है, यानी संविधान में कोई भी अधिनियम बनाना हो, कानून बनवाना हो तो जनता पहल कर सकती है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि सारे एक जगह बैठकर कानून बनाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे रेफरेंडम है, प्लेबिसाइड भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जनता से राय ली जाती है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है, यानी जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। उसके बाद में आता है गणराज्य। देखो, एक तो होता है राजतंत्र,
एक होता है गणतंत्र। राजतंत्र वहां पाया जाता है जहां एक राजा वंशानुगत हो, यानी सभी पद आम जनता के लिए नहीं होते हैं। जैसे ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में राजा वंशानुगत बनते हैं, वहाँ ऐसा नहीं कि कोई चुनाव होकर किसी भी व्यक्ति को राजा बना दिया जाता है। इनका कहने का मतलब है यदि राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष जनता के द्वारा चुना हुआ हो तब तो होता है गणतंत्र, और यदि वो वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते हैं वो होता है राजतंत्र। भारत गणतंत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति होता है, वो पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन होते जनता के द्वारा निर्वाचित हैं। दूसरी शर्त यह होती है कि यहाँ के जो पद होते हैं, सरकारी पद जितने भी होते हैं वो सारी जनता के लिए खुले रहते हैं, किसी कुलीन वर्ग के लिए यहाँ पर फिक्स नहीं कर रखे हैं। तो इस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति वो जनता के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित है, इस वजह से इसको गणराज्य या गणतंत्र कहते हैं। अगला देखो, हमने ये कर लिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए था, यहां तक हो गया। अब आगे इनके जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं और न्याय दे रखी हैं उनकी चर्चा और कर लें। न्याय कितने प्रकार की दे रखी हैं? सामाजिक, दूसरी न्याय दे रखी है आर्थिक, और तीसरी न्याय दे रखी है राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीन प्रकार की न्याय दे रखी है। ये वैसे रूस के जो क्रांति हुई थी उससे ग्रहण की हुई है। सामाजिक न्याय कौन सी होती है? आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, भाषा, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल जो 15 और 16 दे रखे हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 15-16 में यही दे रखा है कि एक तो लोक नियोजन में सभी को अवसर की समानता दे रखी है, और किसी के साथ में भी भाषा, मूल, वंश, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये होती है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में छुआछूत का अंत कर दिया जाता है, उपाधियों का अंत कर दिया जाता है। एक होती है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है सभी व्यक्तियों को आर्थिक रूप से मिनिमम सुविधाएं उपलब्ध करवाना। आर्थिक न्याय का मतलब वैसे तो सभी को समान करना होता है, लेकिन सम्मान सभी को बराबर नहीं किया जा सकता। इसका मूल अर्थ ये होता है कि आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि मिनिमम आवश्यकताएं सभी की पूरी करें। मूलभूत सुविधाएं सभी को मिले, तब होता है आर्थिक न्याय। जैसे मूलभूत सुविधाएं कौन सी होती हैं? रोटी होता है, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं कुछ। आजकल मूलभूत सुविधाओं में मोबाइल फोन भी है, डाटा भी है, मोबाइल में डाटा भी होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं हैं वो। अब आपको लग रहा है कि ये तो गलत बात है, मूलभूत सुविधाएं कैसे नहीं है? मोबाइल दे रखे हैं, सरकार ने मोबाइल बांटे हैं, इस आर्थिक न्याय के लिए तो बांट रहे हैं। यानी सभी के पास में मोबाइल होना तो वो अपना अकाउंट कहाँ से चलाएंगे? बैंक का अकाउंट तो चलाएंगे, गूगल और व्हाट्सएप का अकाउंट तो चलाएंगे ही ना, वो कहाँ से चलाएंगे? तो यानी रोटी के लिए क्या करें? सभी को राशन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं सरकार। आर्थिक न्याय के लिए कार्य हो रहे हैं। कपड़े के लिए फिर भी इंडिया में कमी सुन रहे हैं। मकान बांट रही है प्रधानमंत्री आवासीय योजना, मुख्यमंत्री आवासीय योजना, इसके तहत मकान बांटे जा रहे हैं। शिक्षा, फ्री शिक्षा 25%, प्राइवेट स्कूलों में भी सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित कर रखी हैं, और सरकारी स्कूलों में आरटी एक्ट जो बना रखा है 2010 से, वो भी इस शिक्षा के तहत ही है। स्वास्थ्य जो चिरंजीवी योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत योजनाएं बना रखी हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हैं। मोबाइल योजना पिछले दिनों चली रही थी और उसमें डाटा फ्री डाल ही रहे थे। अब जरूरी नहीं कि यही चीज़ें हों, इसके साथ में सरकार और भी कई चीज़ें बांटती है, जैसे गैस सिलेंडर भी देती है, और आजकल किसानों को भी आर्थिक सहायता दी जा रही है।
इस प्रकार से ये मूलभूत सुविधाएं सभी को मिलनी जरूरी हैं। ये है आर्थिक न्याय, ये हमारे संविधान में प्रस्तावना में जोड़ रखा है। अगला राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय कौन सा होता है? यानी राजनीति में भाग लेना। राजनीतिक न्याय है, एक तो मतदाता सूची में सभी का नाम है, मतदाता सूची में, यानी वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह है राजनीतिक न्याय। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी भारत के जो वोटर लिस्ट बनती है उसमें किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित आयु प्राप्त यानी 18 वर्ष प्राप्त किसी भी व्यक्ति को उसमें नाम लिखने से मना नहीं किया जा सकता। किसी भी कारण से कि आप अमुक जाति से अमुक धर्म से इस वजह से आपका नाम नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 325 में जो व्यवस्था कर रखी है उसके तहत किसी भी व्यक्ति को उसकी मतदाता सूची में नाम लिखने से मना नहीं किया जा सकता यदि उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं तो ये एक तो राजनीतिक, एक किसी भी राजनीतिक पद पर चुनाव लड़ने के लिए वो योग्य है, यानी राजनीतिक कार्यों में सहभागिता निभा सकते हैं वो। कोई भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित आयु प्राप्त है, आयु जरूर कर रखी है, जैसे राष्ट्रपति शासन वे राष्ट्रपति की है, प्रधानमंत्री की, वैसे लोकसभा सदस्य की आयु 25 वर्ष कर रखी है। इस प्रकार से एक निश्चित आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है, यह भी राजनीतिक न्याय के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार से भारत के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय दे रखी हैं। कौन कौन सी हैं? एक है सामाजिक न्याय, एक होती है आर्थिक न्याय और एक होती है राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह भी संविधान में व्यवस्था कर रखी है। आर्थिक न्याय में सभी को समान, ये आर्थिक समानता स्थापित की जाएगी। आर्थिक समानता का मतलब यह नहीं कि सबके पास में बराबर रुपए कर दिए जाएंगे या बराबर संपत्ति कर दी जाएगी। आर्थिक समानता का मतलब यह है, आर्थिक समता का मतलब कि सभी को मूलभूत सुविधाएं पूरी दी जाएंगी। ऐसा नहीं कि कोई भूख से मर रहा है या बीमारी से मर जाए, या बीमारी से मरने का मतलब बिना इलाज की कम वजह से मर जाए, ऐसा नहीं रहेगा। यानी मूलभूत सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान सभी को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद में है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में व्यक्ति वोट देने से कोई नहीं रोक सकता उसको, निर्वाचन कार्य में भाग ले सकता है, सरकार की आलोचना भी कर सकता है, आलोचना के साथ में प्रशंसा भी करे तो वो और अच्छी बात है। यानी सरकार की आलोचना करने का उनका अधिकार है। इस प्रकार से 3 राजनीतिक ये न्याय हो गई। आगे बात करते हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं इसमें। विचार व्यक्त करने की आर्टिकल 19 में व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकता है, यानी भाषण दे सकता है, उनको कोई भाषण देने से रोक नहीं सकते। उनके ऊपर वो प्रतिबंध जरूर लगा रख सकते हैं, जैसे लोक व्यवस्था खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसके लिए वो अलग आगे प्रतिबंध है, वो अलग आगे आर्टिकल्स में चर्चा कर लेंगे। अभिव्यक्ति यानी व्यक्त कर सकता है, नाटक के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से या फिल्म के माध्यम से किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी विश्वास यानी धर्म और उपासना के तहत, यानी किसी देवी देवता पर विश्वास करना, ये उसका निजी मैटर है। धर्म माने वो उसका निजी मैटर है, और उपासना कर सकता है, पूजा पद्धति किसी प्रकार से की जा सकती है, ये उसकी स्वतंत्रताएं हैं। उसके बाद में आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहेगी, यानी उसके साथ में जैसे आर्टिकल 17 में दे रखा है अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, उससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा में कमी आती है। उपाधियों का अंत कर दिया गया है, तो इसी प्रकार से प्रतिष्ठा और अवसर सभी के लिए समान उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी अवसर भी सभी को समान उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 15 के अंतर्गत, ये 15 और 16 इसी से संबंधित दे रखे हैं। उसके बाद में है व्यक्ति की गरिमा, यह भी मोस्ट है, यानी व्यक्ति की इज्जत बनाए रखेंगे। ऐसे नहीं कि उसकी गरिमा को डाउन किया जाता है। व्यक्ति की गरिमा के लिए आर्टिकल 17 और 18 दोनों दे रखे हैं, यानी अस्पृश्यता का व्यवहार किसी भी हालत में व्यक्ति के साथ में
नहीं किया जा सकता, यानी उसकी गरिमा कमज़ोर होती है। उसे 18 किसी को भी विशेष उपाधियाँ नहीं दी जाएगी। ये जो भारत रत्न वगैरह दिए जाते हैं, ये सिर्फ पुरस्कार हैं, उपाधियाँ नहीं हैं। उपाधियाँ वो होती हैं जो उसके नाम से पहले जुड़ती हैं, जैसे लॉर्ड भिखू पारिक, इसके यानी लॉर्ड शब्द जो लगा हुआ है उसको उपाधि बोलते हैं। राजा राम मोहन राय, राजा उसकी उनकी उपाधि थी। ये उपाधियाँ नहीं दी जाएंगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी राष्ट्र में एकता बनाए रखी जाएगी और उनको किसी भी तरीके से टूटने नहीं दिया जाएगा। ये अखंडता शब्द भी बाद में जोड़ा हुआ है। अखंडता 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, संविधान सभा शब्द भी इसमें पूछा लिखा हुआ है। यह पूछा जा सकता है कि संविधान सभा शब्द संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? प्रस्तावना में। आज दिनांक संविधान को कब अंगीकृत अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तिथि भी पूछी जा सकती है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम के द्वारा, एतद द्वारा यानी निम्न नीचे जो साइन किए हुए हैं उनके द्वारा संविधान को अंगीकृत करना, अडॉप्ट करना यानी संविधान को अपनाना, अधिनियमित करना, एक्टिंग करना यानी उसको चालू करना, लागू करना, और आत्मर्पित करना, अपने आप को अर्पित करना, संविधान को अपने आप को अर्पित करना। ये लिखा हुआ है सारा भारत की इस प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में। ये तो है इसके अंदर के भाग। इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अब इसमें के बाद में 2-3 सूचना टाइप में लिख सकते हैं तथ्य के रूप में, वो चीजें और बता दूं मैं साथ में। एक आते ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने बताया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है तथा संविधान की कुंजी भी बताई गई है। यानी कुंजी का मतलब है उसका की नोट है, शुरुआती, यानी जिसका पूरे विश्लेषण करके एक छोटे से शब्दों में व्यक्त करना उसको कुंजी बोलते हैं। और आत्मा भी बताई गई और कुंजी भी बता रखी है। एक इन्होंने कहा है कि यह संविधान का आभूषण है। आभूषण यानी गहने पहने से ये सुंदरता बढ़ती है, उसकी शोभा बढ़ती है, व्यक्ति की शोभा बढ़ती है जब जैसे आभूषण पहनते हैं, तो उसी प्रकार से प्रस्तावना से संविधान की शोभा बढ़ी है। एक है हमारे संविधान विशेषज्ञ M.N. पालकीवाल, इन्होंने कहा कि यह संविधान का परिचय पत्र है। ये 2 चीजें याद जरूर रखें, इनमें से भी कई बार प्रश्न पूछ ले जाते हैं। पालकीवाला के अनुसार क्या बता रखा है? इसका परिचय बता रखा है। आगे कई बार बहस चलती है कि ये जो संविधान है, प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग है या नहीं है। प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है या नहीं है, इसके लिए कई बार बहस होती है। तो इसके नाम से 2 केस जुड़े हुए हैं। एक केस जुड़ा है बेरुबाड़ीवाद, यह है 1960 का, और एक केस जुड़ा हुआ केशवानंद भारती, केशवानंद भारतीवाद, यह जुड़ा हुआ 1973 में इसका फैसला आया था। अब बेरुबाड़ी वैसे बांग्लादेश के पास में, भारत और पाकिस्तान, ये पाकिस्तान था उस टाइम 1960 में, अब बांग्लादेश है। वहां कोई जमीन के लेन देन का विवाद था कि कुछ जमीन बेरुबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को देना था समझौते के तहत। तो इसके लिए ये केस दायर किया गया था और उसमें पूछा गया, फैसले में लिखा गया कि प्रस्तावना वो संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना वो संविधान से अलग है, कोई अनुच्छेद नहीं है संविधान का। तो यह प्रस्तावना को संविधान का भाग किस केस में नहीं माना गया है? बेरुबाड़ीवाद में। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान का भाग किस केस के तहत या किस वाद के तहत नहीं माना गया? बेरुबाड़ीवाद। और उसके बाद में 1973 में इसका भाग मान लिया गया है, यानी संविधान का भाग मान लिया गया है। किसको? प्रस्तावना को भाग मानकर यह भी बता दिया गया है, यानी भाग है, और साथ में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है उसी प्रकार से अनुच्छेद 368 के तहत ही इस प्रस्तावना में भी सरकार कोई भी संशोधन यानी संसद कोई संशोधन इसमें कर सकती है। ये बातें
कही गई है। तीसरी बात इसमें और शामिल करते हैं हम इनके अलावा कि जो प्रस्तावना वो गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक होने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से हमारे मूल अधिकार दे रखे हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप न्यायालय में जा सकते हो। कोई सा भी मूल अधिकारों का यदि आपका हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत या 226 के तहत आप न्यायालय में जा सकते हो। लेकिन आप इस आधार पर कि हमारी ये बात इस प्रस्तावना में लिखी हुई है, इस आधार पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, ये गैर न्याय योग्य है। उसके बाद में अगली बात यह है कि ये जो प्रस्तावना है ये विधायिका को ना तो शक्ति देती है, पावर नहीं देती है, यानी आगे जो इसमें लिखे हुए इसके आधार पर विधायिका चाहे कि मैं कोई विशेष काम कर ले, यानी विधायिका को नियमों के तहत ही कोई रूल बनाया जा सकता है। इसमें दिया हुआ प्रस्तावना में दी हुई बातों के तहत विधायिका कोई नियम नहीं बना सकती, यानी उनको अलग से शक्ति नहीं देती है और ना ही कोई प्रतिबंध लगाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि विधायिका को प्रस्तावना शक्ति देती है या प्रतिबंध लगाती है, तो ना तो शक्ति देती है और ना ही प्रतिबंध लगाती है। इस प्रकार से हमने ये संविधान की प्रस्तावना का एक शॉर्ट में समझने का प्रयास किया है। आगे इसमें जरूरत पड़ी तो और कोई बड़ी क्लास ले आएंगे। आपको यदि ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने साथ के विद्यार्थियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।